दोस्तों आज की कहानी है एक ऐसी एनआरआई महिला की जिसकी ना किसी से दोस्ती थी ना किसी से दुश्मनी थी। बल्कि वो तो 2-3 साल से अपने पति के साथ बाहर ही दुबई में रह रही थी। और जब वो इंडिया में आती है इंडिया में आने के हफ्ते भर के अंदर अंदर ही उसकी हत्या हो जाती है। और हत्या करने वाले भी किसी को कुछ नहीं पता था कौन है कौन नहीं है। और पुलिस भी जब पहली नज़र में उसकी हत्या को देखती है, उसकी लाश को देखती है, तो यही उनको लगता है कि लूटपाट के हिसाब से ये हत्या की गई है। लेकिन जब पुलिस की नज़र 2 चाय के प्यालों पे पड़ती है तो पुलिस का दिमाग खनक जाता है। तो पुलिस वहाँ से सोचती है कि कोई जानने वाला ही इस घर के अंदर एंट्री की है और उसी ने ही मौका देख के इसकी हत्या कर दी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है युद्धवीर कादन। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये कहानी है कर्नाटक के। कर्नाटक का एक शहर है उडुपी। उडुपी में एक एनआरआई परिवार रहता था जिसमें रामाकृष्णन नाम का एक आदमी था। उसकी औरत का नाम विशाला था और उसकी एक बेटी भी थी। तो थोड़े दिन बाद रामाकृष्णन की दुबई में जॉब लग जाती है और वो दुबई शिफ्ट हो जाते हैं। और फ्लैट की देख रेख के लिए जो लड़की के पापा होते हैं, मम्मी पापा, विशाला के मम्मी पापा, उनको हैंड ओवर करके चले जाते हैं क्योंकि उनका घर ज़्यादा दूर नहीं था, 15-20 मिनट की दूरी पे था। जुलाई के महीने में तीनों अपने घर पे आते हैं। जो रामाकृष्णन था, विशाला थी और उसकी एक बेटी, तीनों वहाँ पे आते हैं। थोड़े दिन, हफ्ता 10 दिन रहते हैं और फिर वापस दुबई चले जाते हैं। उसके थोड़े दिन बाद विशाला और उसकी बेटी दोनों आ जाती हैं। रामाकृष्णन वहीं दुबई में ही रहता है। तो फ्लैट था, फ्लैट के साथ में ही थोड़ी दूरी पे ही मम्मी पापा का घर था। तो जिस दिन ये वारदात होती है उस दिन विशाला अपनी मम्मी पापा के पास गई हुई थी और वो अपने मम्मी पापा को बोल के निकलती है कि मैं बैंक के काम से बैंक में जा रही हूँ, 2-3 घंटे में वापस आ जाऊँगी। और जब 4-5 घंटे बीत जाते हैं और विशाला नहीं आती है तो इसके बाद मम्मी पापा उनको फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके जब उनको पता चलता है कि उनका फ़ोन तो स्विच ऑफ है तो उनको भी चिंता होने लगती है। और फिर वो सोचते हैं कि कहीं वो रामाकृष्णन के फ्लैट पे ना चली गई हो देखने के लिए कि कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो जब वो वहाँ पे देखते हैं तो उसकी चाबी भी मिसिंग मिलती है फ्लैट की। तो फिर दोनों अपना फ्लैट की तरफ जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं। इतना तो उनको पता चल चुका था फ्लैट पे पहुँचने के बाद कि अंदर कोई है। लेकिन जब वो बार-बार दरवाज़ा खटखटाते हैं, अपनी बेटी का नाम पुकारते हैं, विशाला विशाला, तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। तो उनको फिर से उनकी चिंताएँ बढ़ जाती हैं। और फिर जो आस-पास के पड़ोसी होते हैं वो भी आ जाते हैं और दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा टूटता नहीं है। तो पीछे की बालकनी से एक नौजवान लड़का एंट्री करता है और वो अंदर जाके देखता है कि विशाला ज़मीन पे बेसुध पड़ी हुई है और पास में ही एक तार पड़ा हुआ है। तो जैसे ही वो गेट खोलता है उसके मम्मी-पापा अंदर आते हैं। तो उनको अंदाज़ा हो चुका था कि उनकी बेटी अब नहीं रही है। तो जब उनको देखते हैं, टटोलते हैं तो पता चलता है ये मर चुकी है। फिर पुलिस को बुलाया जाता है। तो जब कर्नाटक पुलिस वहाँ पे पहुँचती है तो वो इन्वेस्टिगेशन करती है। तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि कुछ मिसिंग है। तो उनके मम्मी पापा बोलते हैं विशाला कि हाँ, इनकी ज्वेलरी मिसिंग है। तो पुलिस को लगता है ये लूट-पाट के ये घर पे आई होगी, साफ़-सफ़ाई कर रही होगी और कोई आया होगा और लूट के चला गया होगा। तो जब लेकिन पुलिस की नज़र 2 कप के चाय पे पड़ती है, 2 कप के चाय जो कि एक आधा पिया हुआ और एक पूरे का पूरा ऐसे रखा हुआ था। तो पुलिस को इतना तो शक हो जाता है कि कोई जानकार ही अंदर आया है, नहीं तो किसी के लिए चाय कौन बनाएगा। और जब चाय भी वो बनी हुई थी तो पुलिस के मन में ये भी एक सवाल आता है कि या तो 2 आरोपी थे जिन्होंने मर्डर किया है या 1 था। 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है। तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, वहाँ से कॉल डिटेल निकालती है विशाला की, तो उसको पता चलता है जिस वक्त ये घर से निकली उसकी 10 मिनट के बाद ही इसके पति का फ़ोन इसके पास आता है और इसके पति के फ़ोन आते ही इसकी लोकेशन चेंज हो जाती है। ये वहीं से मुड़ के अपने फ्लैट की तरफ आ जाती है। तो पुलिस को इतना तो शक हो गया था कि इसके पति के फ़ोन से ही कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। जब इसके पति को भी पता चलता है कि ऐसे मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, हत्या हो चुकी है, तो वो भी दुबई से इंडिया आ जाता है। और अंतिम संस्कार के बाद जब उससे पूछा जाता है पुलिस के द्वारा, तो वो गोलमोल जवाब देता है और पुलिस का शक और ज़्यादा उस पे बढ़ जाता है
कि कहीं इसके पति ने ही तो कुछ नहीं किया है। और जब उसके पति से बार बार प्रेशर दे के पूछा जाता है तो वो टूट जाता है और वो बता देता है कि हाँ, मैंने ही अपनी पत्नी का सुपारी किलर से मर्डर करवाया है। और जब वो सुपारी किलर्स के बारे में पूछता है कि तुमने कहाँ से मिला, तो बोलता है जब मैं जुलाई में इसके साथ आया था तब मैंने कई जगह इंक्वायरी की और मुझे पता चला कि गोरखपुर का स्वामीनाथ एक सुपारी किलर है। तो 5 लाख रुपए में उसके साथ मेरी डील हुई थी और 2 लाख मैंने उसके अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर दिए थे। तो ये सब जब बातें खुल के आ जाती हैं, पता चल जाता है, तो उससे इस बात के लिए पूछा जाता है कि तुमने अपनी पत्नी को मरवाया क्यों? तो बोलता है कि मुझे उसके करैक्टर पे, उसके चरित्र पे शक था, इस वजह से मैंने उसको मरवाया है। आज ये केस जो कि 2021 में हुआ, उसका पति हिरासत में है, दोनों शूटर्स को पकड़ा जा चुका है। आज ये जो कोर्ट के ट्रायल है उसमें ये चल रहा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी, मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।